हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे अपने यूपी पीजीटी के सिलेबस के एक महान राइटर रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट के बारे में, जिनको हम आमतौर पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट के नाम से जानते हैं। एक अमेरिकन लिटरेचर के बहुत इंपॉर्टेंट पोएट्स हैं। तो चलते हैं, इस क्लास में हम लोग जो है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, जिसको हम आमतौर पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट के नाम से जानते हैं, इनके बारे में काफ़ी अच्छे से, इनकी बायोग्राफी के बारे में काफ़ी अच्छे से जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इनके शुरुआत, इनके जन्म के बारे में पढ़ते हैं कि इनका रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट का जो जन्म है, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट का जन्म जो होता है, क्योंकि एक अमेरिकन पोएट्स थे, एक अमेरिकन पोएट्स थे, अमेरिकन पोएट। इनका जन्म जो है, इनका जन्म रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट का जन्म जो है, ये जो है 29 जनवरी सॉरी 26 मार्च 1874 में इनका जन्म जो है 26 मार्च 1874 में सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। अमेरिका की एक बहुत फेमस सिटी है सैन फ्रांसिस्को, वहां पर इनका जन्म हुआ था। 26 मार्च 1874 में हुआ था। इनके पिता का नाम जो है विलियम प्रेस्कॉट जूनियर था। इनके पिता का नाम जो है विलियम प्रेस्कॉट जूनियर था। जूनियर क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि अमेरिकन सिटीजन में और ब्रिटिश में ऐसा होता है कई बार कि पिता का और लड़के का नाम जो है सेम हो जाता है। कई बार ऐसा होता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें सीनियर और जूनियर करके काम चल जाता है। सीनियर और जूनियर करके ये चीज होता है। जैसे आपने जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे, जो इंग्लैंड के फॉर्मर प्रेसिडेंट भी हैं, वो जो उनके नाम के साथ जो है जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर लगता था, ठीक है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ऐसे करके काम चलता है। तो ऐसे इनके पिता का नाम था मार्टिन प्रेस्कॉट, इनके पिता का नाम था विलियम प्रेस्कॉट। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट के पिता का नाम विलियम प्रेस्कॉट था, जो कि एक जर्नलिस्ट भी थे, और जर्नलिस्ट होने के साथ साथ एक अच्छे टीचर भी थे, विलियम प्रेस्कॉट जूनियर। और इनकी माँ, जो इनकी माँ थी, मदर, इनका नाम था इसाबेला मूडी। इसाबेला मूडी का नाम था इनका नाम जो है इसाबेला मूडी था, ठीक है। इनकी जो मृत्यु होती है, इसाबेला मूडी की जो मृत्यु होती है, वो 1900 में होती है। इनकी मृत्यु जो होती है वो 1900 में इनकी मृत्यु हो जाती है। जबकि इनकी मृत्यु जो है, विलियम प्रेस्कॉट की जूनियर की मृत्यु जो है 1885 में होती है। इनकी मृत्यु जो है 1885 में होती है, और इनकी डेथ जो है, किसी इसाबेला मूडी की जो डेथ है, इनकी माँ जो थी, इनकी माँ की डेथ जो है 1900 में होती है। इनकी मृत्यु जो होती है वो ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होती है। इनकी मृत्यु जो होती है, इनके पिता की जो मृत्यु होती है, वो बीमारी से एक्सपायर हुए, ट्यूबरक्लोसिस। इनकी माँ इसाबेला मूडी को कैंसर हो गया था, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु होती है, ठीक है। यहाँ इनकी माँ को कैंसर हो गया था, जिसकी वजह से इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। देखिए, आपने एक बात भी देखा होगा कि अपने लोग यहाँ, अपने इंडिया में कैंसर की बीमारियाँ अब चली हैं, क्योंकि आप लोगों ने कई बार ऐसी चीज़ें सुनी हैं कि हम लोग जो है, ऐसे कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि हम लोग जो है मतलब अमेरिका वगैरह से लगभग 100 साल पीछे जीवन जी रहे हैं। तो 100 साल जीवन का मतलब ये भी है कि बीमारियों में भी हम 100 साल पीछे चल रहे हैं। वहाँ देख रहे हैं ना कि 1900 में ही कैंसर से मृत्यु हो रही थी, आज हमारे लोग यहाँ अब चालू हो रहा है कैंसर की बीमारियाँ। उनके यहाँ देख रहे हैं कि जॉन किट्स टीबी वगैरह से वो लोग उस तब एक्सपायर हो रहे थे, हमारे यहाँ
उसमें जो है आज से 50 साल पहले भी कोई टीवी वगैरह जल्दी नहीं एक्सपायर होता था, ठीक है। तो इस चीज़ें हैं, अलग तो अलग चीज़ें हैं। तो इनके पिता का नाम विलियम प्रेस्कॉट जूनियर था, इनकी माँ का नाम इसाबेला मूडी था। इनके पिता जब ये 11 साल के थे, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट केवल 11 साल के थे, तो 11 साल की उम्र में ही इनके पिता की मृत्यु हो जाती है। और जब ये मात्र मात्र जो है 26 ईयर्स के थे, तब इनकी माँ की भी मृत्यु हो जाती है। इस तरह जो है मतलब माँ बाप का 26 ईयर की छूट, मतलब बहुत ज़्यादा उम्र तो नहीं है 26 ईयर, लेकिन ठीक है उतनी उम्र में ही इनके पिता और माता दोनों एक्सपायर हो जाते हैं। अब हम देखते हैं इनकी वाइफ। इनकी वाइफ जो है, इनकी वाइफ का नाम था एलिनर मिरियम। एलिनर मिरियम का नाम एलिनर मिरियम, इनकी वाइफ का नाम एलिनर मिरियम था, ठीक है, एलिनर मिरियम वाइट। जिनसे इनकी शादी जो है मैरिज इनकी जो है 1895 होती है। इनकी वाइफ जो है एलिनर मिरियम वाइट थी, जिनसे इनकी शादी जो है 1895 में होती है, लेकिन ये भी जो है इनकी भी डेथ हो जाती है 1938। एक चीज आप जान लीजिए कि रॉबर्ट ली फर्स्ट जो है, इनका जीवन जो है बहुत डिप्रेशन में बीता है। इनके परिवार के कई लोग जो है डिप्रेशन के शिकार रहे हैं, डिप्रेशन की वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है, कई सारे लोग ऐसे थे। तो जिस मतलब इनकी वाइफ जो मतलब देखिए आप ना कि माँ पिता जब मतलब 11 साल के थे तब इनके पिता एक्सपायर हो जाते हैं। उसके बाद जो है 26 ईयर की उम्र में माँ भी एक्सपायर हो जाती है। 1895 में की शादी होती है, उस 1938 में ये इनकी पत्नी भी एक्सपायर हो जाती हैं, ठीक है ना। तो इस तरह जो है इनका जीवन जो काफ़ी मतलब इनका ऐसे पारिवारिक जीवन के बच्चे भी जो है मतलब इनके कुल मिला के 6 बच्चे थे। इनके जो है कुल मिला के 6 चाइल्ड थे। चिल्ड्रन के बारे में देख लेते हैं। इनके बारे में इनके चिल्ड्रन जो है 6 चिल्ड्रन थे, इनके कुल मिला के 6 बच्चे थे। अच्छे बच्चे में पहला नंबर जो था वो था इलियट। पहला सन जो था इनका उसका नाम था इलियट क्या, जिसकी सबसे फर्स्ट 1896 में, ये जो है 1900 में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। इसकी जो 4 साल में इनकी जो मृत्यु 4 साल की उम्र में हो जाती है इलियट की। जो इनके फर्स्ट चाइल्ड थे इलियट केवल 4 साल की उम्र में ही उसको कालरा हो जाता है, और कालरा की वजह से भी जो एक्सपायर हो जाता है। इनकी दूसरी चाइल्ड दूसरी जो इनकी लड़की थी जिसका नाम लिस्ले था। ये इनका जब 1899 में होता है और ये 1980 थर्ड चाइल्ड की इनकी जो थर्ड है वो कैरोल नाम का एक लड़का था इनका। कैरोल मतलब ए इनके सन है और ए इनके सन है। कैरोल था जिसके जन्म जो है 1902 होता है, लेकिन 1940 में ये सुसाइड कर लेते हैं, ठीक है ना। इनके एक लड़का 1900 में एक्सपायर हो रहा है और आप देखिए सोचने वाली बात है कि 1938 में जो है इनकी पत्नी एक्सपायर होती है और 1940 में इनका लड़का भी एक्सपायर हो जाता है। तो मतलब आप सोचिए कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर कितना बड़ा डिप्रेशन, कितना बड़ा मतलब दुख पड़ रहा है। उसके बाद अगला बच्चा जो है इनकी अगली लड़की तो थी, उसका नाम था इरमा जो इनकी थी, उनका एबी जो है 1903 से 1967 इनकी एबी जो है 1967 में एबी एक्सपायर हो जाती, 1967 में एबी एक्सपायर हो जाती। उसके बाद पांचवी जो है इनकी लड़की थी मार्जोरी है इनकी लड़की, जिसका जन्म जो है 1905 में होता है और ये 1934 तक होता है। और इसको जो है इनकी मृत्यु जो होती है 1934 में इनकी मृत्यु हो जाती है, जब मतलब चाइल्ड बर्थ के समय, जो मतलब इसकी प्रसव पीड़ा के समय जो है इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। मतलब इतने बच्चों को जन्म देते समय ये भी एक्सपायर हो जाते हैं।
उसके बाद अगला जो 6 नंबर का चाइल्ड है इनका 6, इसका नाम था एलियन। ये भी लड़की इनकी, ये भी लड़की थी। एलियन जो है केवल जो है इनका जब 1907 में होता है, एक 1907 में हुआ, और एक जो है अपनी मृत्यु से केवल 1 डे, एक दिन बाद ही जो है मतलब इसकी जो है मृत्यु हो जाती है। मतलब इस तरह की कुल 6 चाइल्ड होते हैं। 6 चाइल्ड में 2 बच्चे तो एकदम मतलब एलियन और एलियन, ये जो बच्चे एक लड़का और एक लड़की, ये दोनों जो है बचपन में एक्सपायर हो जाते हैं। अब आप कहते होंगे कि सर एक दिन में जब 1 दिन में जब बच्चा पैदा हुआ तो उसके दूसरे दिन अगर एक्सपायर हो गया तो उसका नाम कैसे? तो आप ये जान के चलिए कि उसमें क्या होता है कि ये होता है क्रिश्चियन में कि अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है तो एक्सपायर होने अगर हो गया तो तभी उसका नामकरण करके तभी ही उसको दफनाया जाता है, तभी उसको वो किया जाता है, ठीक ना। तो इस टाइप जो है मतलब उसका नामकरण जो मतलब एक जो बैप्टाइजेशन कहते हैं इसे, इस प्रोसेस को बैप्टाइजेशन कहते हैं। तो बैप्टाइजेशन अनिवार्य होता है, मतलब अगर कोई बच्चा इस धरती पर आया है तो उसको बैप्टाइजेशन मतलब उसको क्रिश्चियनिटी करवा कर तभी उसकी अंतिम संस्कार किया जाता है, ठीक है ना। तो इस टाइप के 6 बच्चे होते हैं। और इनकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इनके जो बच्चे हैं रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट जो हैं, इनके केवल 2 चाइल्ड, इनकी केवल 2 लड़कियाँ थी, इनकी केवल 2 लड़कियाँ थी। 6 बच्चों में इनकी केवल 2 लड़कियाँ थी जो कि इनकी मृत्यु के समय सब थी, जिसमें एक लिस्ले और दूसरी इर्मा। लिस्ले और इर्मा ये 2 चाइल्ड थे, 2 इनकी लड़कियाँ थी जो इनकी मृत्यु के समय थी। बाकी 4 चाइल्ड जो है इनकी मृत्यु के पहले ही एक्सपायर हो चुके। अब चलते हैं इसके बाद जो है इनकी एजुकेशन के बारे में। अगर आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, ठीक। अब चलते हैं इनके बारे में, हम देखते हैं काफ़ी, ठीक है। ये क्लास हमारे लिए काफ़ी आपके लिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है ये क्लास, ठीक है ना। इसमें काफ़ी चीज़ें आप के बारे में पढ़ेंगे। इसमें अगर आप इंग्लिश लिटरेचर से अगर इंटरेस्टेड है, अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो आप क्लास में अगर साथ में रहेंगे तो आपको जो है देखिए इंटरेस्टिंग तो भले नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आपको इंटरेस्टिंग ना रहे, क्योंकि यहाँ पर बात सीरियस फोकस जो है आपकी क्लास पर किया जाएगा, ना कि आप इधर उधर की बात पढ़ाई जाएगी। तो आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो आपके काम की चीज़ें आपको जरूर मिलेगी, ठीक है ना। अब उसके बाद चल रहा है इनके एजुकेशन सिस्टम पर चल रहा है, इनका एजुकेशन कैसा है। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट का एजुकेशन देखते हैं। देखिए रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट जो है एक लॉरेंस हाई स्कूल में इन्होंने पढ़ाई की थी। इन्होंने जो है लॉरेंस हाई स्कूल से इन्होंने पढ़ाई की है, ठीक है, लॉरेंस हाई स्कूल में। यहाँ पर जो है इन्होंने कहते हैं कि इन्होंने 1892 यहाँ पर जो है इन्होंने कॉलेज रहा था, यहाँ पर इन्होंने कहते हैं 1892 में इन्होंने जो है लॉरेंस हाई स्कूल से इन्होंने अपना शुरुआती पढ़ाई की, मेट्रिकुलेशन वगैरह किया। उसके बाद कहते हैं कि इन्होंने डॉटमाउथ कॉलेज, एक कॉलेज जो है एक कॉलेज का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से हार्वर्ड में था, ठीक ना। हार्वर्ड में था तो इन्होंने जो है बीए जो है 1892 में इन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं। उसके बाद कहते हैं कि 1892 में इन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, लेकिन उसके बाद जो है इनके पास कोई भी डिग्री और डिग्रियाँ जो है इनके पास नहीं है। लेकिन ये अलग बात है कि इनको जो है मतलब ऑनरेबल डिग्रियाँ कई सारी मिलती हैं। ऑनरेबल डिग्री का मतलब है कि मतलब ऐसी शिक्षाएं जो है, ऐसी डिग्रियाँ जो कि आपके काम पर जो है मतलब कोई यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट जो है आपको दे देती है। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि महेंद्र सिंह धोनी जो है ये क्या है, ये लेफ्टिनेंट है, आर्मी में लेफ्टिनेंट हैं। इसी सचिन तेंदुलकर आपने सुना है कि एयरफोर्स में है, ऐसे कई बार आपने सुना होगा, ठीक है ना। मतलब जितने भी सारे लोग हैं, जितने भी प्लेयर्स हैं, ये सब जो मतलब देश के लिए जो काम करने वाले लोग हैं, जिन्होंने देश के लिए काम किया है, ठीक है ना। तो इन लोगों को आप देखेंगे कि ऐसे लोगों को सम्मानित करने के लिए ऑनरेबल डिग्री दी जाती है। मतलब इस ऑनरेबल डिग्री का मतलब होता है कि आप जो है आपसे सेवाएं नहीं ली जाएंगी, और ना आपको कोई वेतन दिया जाएगा, ना आपको जो है कोई सेवा ली जाएगी। केवल आपको क्या है कि एक पोस्ट आपको दे दी जाती है, उस सम्मान के स्वरूप जो है।
इसी तरह कई बार कई यूनिवर्सिटियाँ भी जो है कि कई जो है विद्वान लोग जो होते हैं उनको क्या करती हैं, विद्वान लोगों को सम्मानित करने के लिए क्या करती हैं कि अपने यहाँ से ऐसी ऑनरेबल डिग्रियाँ प्रदान करती हैं। ठीक है ना। तो इनको जो है इस तरह जो है रॉबर्ट डी फ्रॉस्ट को इनको कहते हैं कि इनको जो डॉक्टर ऑफ ह्यूमैनिटीज, डॉक्टर ऑफ ह्यूमैनिटीज, डॉक्टर ऑफ ह्यूमैनिटीज, डॉक्टर ऑफ ह्यूमैनिटीज इनको तीन बार जो इनको मतलब 3 अलग अलग यूनिवर्सिटियों से इनको जो है डॉक्टर ऑफ यूनिवर्सिटी की पद से मतलब उससे जो है इनको मतलब सम्मानित किया गया। उसके बाद इनको जो है और डॉक्टर ऑफ लिटर कहते हैं, डॉक्टर ऑफ लिटर, लिटर मतलब कहते हैं रेड लेटर डे मतलब बहुत इंपॉर्टेंट डे, तो इसे डॉक्टर ऑफ लिटर मतलब एक इंपॉर्टेंट जो है, इससे इनको कहते हैं इनको 12 टाइम्स, इनको जो है 12 टाइम्स जो है इनको इस डिग्रियों से किया गया है। उसके बाद एमए जो है इनका एमए भी जो है इनको एमए भी कहा जाता है कि एमए भी इनको 2 बार। इस तरह मतलब इन्होंने जो ग्रेजुएशन अपना मतलब एक पढ़ाई लगाई थी, एक इन्होंने पढ़ाई की थी। उसके अलावा एक चीज़ें जो है इनको इनके काम की वजह से इनकी जो इन्होंने लिटरेचर के क्षेत्र में जो काम किया है, इन्होंने जो अपनी पोइट्रियाँ लिखी, ठीक है ना, उसके लिए इनको जो है अलग अलग यूनिवर्सिटियों से कई बार इनको सम्मानित मतलब किया जाता है। ठीक है ना। आगे हम चलते हैं। ठीक है ना, एक चीज़ यहाँ पे हो सकता है आपको काफ़ी अच्छी लगी हो, आपके दिमाग में आई हो। अब उसके बाद हम देखते हैं अवार्ड। उसके बाद देख रहे हैं अवार्ड। अवार्ड हम देखते हैं इनको जो है अवार्ड जो है इनको पुलित्जर प्राइज, अब ध्यान दीजिएगा पुलित्जर प्राइज जो है इनको 4 टाइम्स मिलता है। इनको पुलित्जर प्राइज जो है 4 बार मिलता है। ठीक है, पुलित्जर प्राइज क्या होता है? पुलित्जर प्राइज क्या होता है? पुलित्जर प्राइज जो है एक लिटरेचर के क्षेत्र में, मतलब आप जो है अगर इंग्लिश में आप लिख रहे हैं तो इंग्लिश में लिखने वाले व्यक्ति चाहे वो इंडिया का ब्रिटिश हो, अमेरिकन हो या दुनिया के किसी भी क्षेत्र में हो, अगर व्यक्ति जो है अगर इंग्लिश में लिखा है तो उस व्यक्ति को पुलित्जर प्राइज दिया जाता है। तो ये पुलित्जर प्राइज जो है ये अमेरिका में दिया जाता है। पुलित्जर प्राइज एक पुरस्कार जो है इनको जो है ये पुरस्कार 4 बार मिला है। ये पुरस्कार इनको जो है 4 बार मिलता है। 1924 में मिलता, उसके बाद 1931 में मिलता है, उसके बाद 1937 में मिलता है और उसके बाद 1943 में मिलता है। उसके बाद 1943 में मिलता है, 1924 में, 1931 में और उसके बाद 1937 में और 1943 में। 1924 में इनकी जो कलेक्शन है न्यू हैम्पशायर का जो कलेक्शन है उसके लिए इनको जो है 1924 में पुलित्जर प्राइज दिया जाता है। 1931 में जो है इनको इनके एक कलेक्शन आता है कलेक्टेड पोएम्स आता है, जिसकी वजह से इनको जो है पुलित्जर प्राइज मिलता है। और 1937 में जो है ऑफ फर्दर रेंज आता है, उसकी वजह से इनको मिलता है। 1943 में आता है आप विटनेस ट्री आता है। तो इस तरह को जो है इसको हमें एक तरीके से हमारे पास है कि NCFW, ठीक है, NCFW। इस तरह से हम इसको जो है शॉर्ट फॉर्म में भी याद कर सकते हैं। NCFW, N का मतलब है न्यू हैम्पशायर, C का मतलब है कलेक्टेड पोएम, F का मतलब है आप फर्दर रेंज और W का मतलब है आप विटनेस ट्री। ठीक है, इस तरह आपको याद करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आपको जैसे और याद करने का तरीका क्या है, इसको जो है ये जो है देखिए आप कि इसमें जो है पहला पुरस्कार जो है 7 ईयर में मिलता है, उसके बाद 7 ईयर का अंतराल मिलता है, उसके बाद फिर बाकी दोनों पुरस्कार जो हैं इनको 6 ईयर के अंतराल मिलता है। इसमें देखिए 1924 के बाद 7 ईयर में मिलता है, उसके बाद 6 ईयर में, फिर नेक्स्ट 6 ईयर में मिलता है। तो इस तरह हमको डेट याद करने में भी आसान रहती है। पहला हमको 1924 याद कर लेना है, उसके बाद दिमाग में लेना है कि 7 ईयर फिर बाकी 6 ईयर। तो 1924, उसके बाद 7 ईयर बाद 1931 में, उसके बाद नेक्स्ट जो है 1931 के बाद 1937 में, उसके बाद 1943 में। कौन से ये मिलता है? NCFW, N से न्यू हैम्पशायर, C से कलेक्टेड पोएम, F से आप फर्दर रेंज और W से आप विटनेस ट्री। इस तरह इनको जो है पुलित्जर प्राइज इनको मिलता है। ठीक है ना, इनको पुलित्जर प्राइज मिलता है। उसके बाद
एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये आती है कि इनको जो नोबेल प्राइज के लिए, हाँ, नोबेल प्राइज के लिए 31 टाइम्स, 31 बार, एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। 31 टाइम्स इनको जो है नॉमिनेट किया गया है। कितनी बार नॉमिनेट किया गया है? 31 बार, 31 बार इसको जो नॉमिनेट किया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य बस होता है कि रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट को नोबेल प्राइज नहीं मिल पाता है, ठीक है ना। तो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट को नोबेल प्राइज न मिल पाने के भी कई सारे कारण होते हैं, क्योंकि इसमें कई सारे फैक्टर काम होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि महात्मा गांधी को नोबेल प्राइज नहीं मिल पाता है, जबकि महात्मा गांधी के विचारों को मानने वाले, चाहे वो आंग सान सू की हो, चाहे आपके बराक ओबामा ने हैं, या आपके जो है वो जो साउथ अफ्रीका के प्राइम प्रेसिडेंट थे, दिमाग नहीं आ रहा है, ठीक है ना, चाहे उनको बात, ठीक है ना। ऐसे कई सारे लोगों को कहा जाता है कि महात्मा गांधी के विचारों को मानने वाले व्यक्तियों को जो है नोबेल प्राइज मिल गया, लेकिन महात्मा गांधी को नोबेल प्राइज नहीं मिल पाया, ठीक है ना। तो उसी तरह जो है नोबेल प्राइज जो है इनको रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट को 31 बार इनको नॉमिनेट किया जाता है, लेकिन कुछ कारण रहा होगा जिसकी वजह से इनको जो है नॉमिनेशन के बावजूद जो है 31 टाइम नॉमिनेशन के बावजूद और इतनी इंपॉर्टेंट पोएट, इतनी अच्छी कविताएं लिखने के बावजूद जो है इनको जो है नहीं मिला। हो सकता है कि इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि एक पोएट तो बहुत अच्छे थे, इन्होंने अच्छी लिखी, लेकिन कोई भी इन्होंने लॉन्ग पोएम नहीं लिखी है, लॉन्ग वर्क नहीं लिखा है, इन्होंने केवल बहुत शॉर्ट लिरिक्स टाइप में लिखा है, ठीक है ना, छोटी छोटी कविताएं लिखते हैं। तो हो सकता है कि इस वजह से उनको ना मिला हो, क्योंकि अधिकतर जितने भी लिखते हैं भाई, जैसे आप देख लीजिए कि तो उनको मिलता है, क्या कहते हैं, टी.एस. इलियट को मिला, तो टी.एस. इलियट ने तो काफ़ी सारे वर्क लिखे हैं, ठीक है ना। बेस्ट लैंड हो गया, क्या कहते हैं उनका फुल क्वार्टेट हो गया, ठीक है ना। इससे काफ़ी सारे उन्होंने लॉन्ग वर्क भी लिखे हैं, ठीक है ना। और उसके बाद ड्रामा वगैरह भी लिखे हैं उनकी, ठीक है ना। और दूसरा चीज़ क्या है कि उनकी वजह से जो है पूरा एज चेंज हो जाता है, ठीक है ना। इसी तरह जो है आपके सिलेबस में नोबेल प्राइज पाने वालों में आगे जो है यूपी पीजीटी के सिलेबस में आगे हैं विलियम फॉकनर आप जानते हैं कि लॉन्ग वर्क लिख रहे हैं। तो हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है भाई, ठीक है, ऐसा तो हम नहीं है, लेकिन कंफर्म तो नहीं है, लेकिन हमारे दिमाग में ऐसा आता है कि हो सकता है कि नोबेल कमेटियाँ जो है जो नोबेल प्राइज देती हैं वो ये देखती हैं कि इनका वर्क कितना बड़ा है, इनका कितना बड़ा वर्क है, कितना उस पर उसका प्रभाव पड़ता है। भाई जितना बड़ा वर्क होगा उसका प्रभाव पड़ेगा। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला था तो गीतांजलि के लिए मिला था, एक लॉन्ग वर्क है, ठीक है ना। तो इस वजह से भी हो सकता है कि कोई नॉमिनेट, फेमस तो अलग बात है, फेमस तो बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है ना भाई। 4 बार 4 टाइम नोबेल पुलित्जर प्राइज मिला है, 31 टाइम्स बार नॉमिनेट किया जा रहा है, लेकिन नहीं मिला। चलिए ठीक है, आगे फिर देखते हैं। इसके बाद इनके हम देखते हैं कि इनकी मृत्यु के बारे में देखते हैं, इनकी डेथ के बारे में। तो इनका जो डेथ होती है, ठीक है ना, इनकी जो डेथ है, इनकी जो डेथ होती है वो 29 जनवरी 1963 को होती है। वो कहाँ पर होती है? इनकी जो मृत्यु होती है वो बोस्टन में होती है। कहाँ पर होती है? बोस्टन में होती है। इनकी मृत्यु जो है बोस्टन में होती है। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, अगर ये आपके लिए यूजफुल है तो आप प्लीज इसका ले सकते हैं, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आप इसको जो है अपने हिसाब से भी आप यूज करके आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। अब आगे हम चल रहे हैं, इनकी मृत्यु बारे में देख रहे हैं, ठीक है ना, इनकी मृत्यु बारे में देख रहे हैं। तो इनकी मृत्यु जो है 29 जनवरी 1963 को अमेरिका के बोस्टन में होती है। बोस्टन एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर है, जैसे अपने यहाँ चौरी चौरा है, ठीक है ना, चौरी चौरा है, जलियांवाला बाग है, वैसे जो है अमेरिका में जो है बोस्टन एक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि बोस्टन की टी पार्टी जो है वहाँ की फ्रीडम स्ट्रगल में जो है काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट रही है घटना है बोस्टन टी पार्टी, ठीक है। तो इनके बोस्टन में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है, और इनकी मृत्यु के समय जो है इनकी उम्र जो होती है ये 88 ईयर के होते हैं। इनकी एज जो है 88 ईयर के होते हैं, 88 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु का कारण क्या बताया गया? तो मृत्यु का कारण जो है इनका कैंसर ऑपरेशन, इनको कैंसर हो गया था। इनको कैंसर होने की वजह से जो है इनके कैंसर का ऑपरेशन करवाया गया हुआ था, और जो ऑपरेशन के बाद जो है इनकी मृत्यु हो जाती, इनकी डेथ हो जाती है। और इनकी डेथ होने के बाद देखिए, आप ये जान लीजिए कि कोई भी इंग्लिश पोएट है,
कोई भी गिनीज पोएट रहता है तो सबसे इम्पोर्टेंट बात एक बात ये भी होती है आपके लिए कि इनको कहाँ दफनाया गया, किस चर्च में या कहाँ पर इनको दफनाया जाता है। तो इनको जो है ओल्ड बिलिंगटन ओल्ड बिलिंगटन सिमेट्री, ठीक है, ओल्ड बिलिंगटन सिमेट्री में इनको दफनाया जाता है, ठीक है। देखिए क्या होता है, जो है चर्च में, कई बार चर्च में दफनाया जाता है, ठीक है ना। तो चर्च होता है कि जो भाई जो चर्च के बगल में जो कोई जगह है, ठीक है ना, चर्च के बगल में जैसे वेस्टमिनिस्टर एबे जो है वहाँ पर क्या है, चर्च है, चर्च के बगल में दफनाया गया। कई बार जो है ऐसी जो है सिमेट्री होती है, सिमेट्री मतलब होता है कब्रगाह, जहाँ पर दफनाने की, जैसे कब्रिस्तान जो होता है, ठीक है ना। तो इसी तरह को जो ओल्ड बिलिंगटन सिमेट्री में इनको दफनाया जाता है, ठीक है। क्लास आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, ठीक है ना। और उसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में हम इनके बारे में काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां भी जो है वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि आप क्लास अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में कुछ नया टॉपिक लेकर।